गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 19 प्रतिपालनीय कृषि का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा जैव उर्वरक या जैविक खाद। जैव उर्वरक क्या होते हैं, ये किस प्रकार से मृदा की पोषक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं तथा फसली पादपों में इनके उपयोग से किस प्रकार से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। चलो तो इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैव उर्वरक होते क्या हैं। आप भी मेरे साथ लगातार नोट करते हैं। जैव उर्वरक या जैविक खाद वे सूक्ष्म जीव जो कि मृदा की पोषकता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो कि मृदा की पोषकता को बढ़ाने का कार्य करते हैं जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, व कवक आदि सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। हम कह सकते हैं वे सूक्ष्म जीव जो कि मृदा की पोषकता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो उन सभी सूक्ष्म जीवों को जैव उर्वरक की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल व कवक आदि सूक्ष्म जीव यदि फसली पादपों में प्रयोग किए जाते हैं तो फसल उत्पादन की बढ़ोतरी के साथ साथ वो मृदा की पोषक क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस कारण इन सभी सूक्ष्म जीवों को जैव उर्वरकों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। अब हम बात करते हैं जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। इन सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभक्त किया, प्रत्येक वर्ग में कौन कौन से जीवाणु को सम्मिलित किया तथा ये सूक्ष्म जीव किस प्रकार से मृदा की पोषकता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, चलो उसका अध्ययन करते हैं। बात करते हैं जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। जैव उर्वरकों को मुख्य रूप से 6 वर्गों में विभक्त किया गया है। 6 वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन से 6 वर्ग हैं वो? नंबर 1 सहजीवी जीवाणु, नंबर 2 असहजीवी जीवाणु, नंबर 3 नील हरित शैवाल, नंबर 4
फास्फेट विलयन जीवाणु, फास्फेट विलयन जीवाणु। नंबर 5 कवक मूल और नंबर 6 कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद। तो इन जैव उर्वरकों को मुख्य रूप से 6 वर्गों में विभक्त किया गया। नंबर 1 सहजीवी जीवाणु, नंबर 2 असहजीवी जीवाणु, नंबर 3 नील हरित शैवाल, नंबर 4 फास्फेट विलयकारी जीवाणु, नंबर 5 कवक मूल संबंध और नंबर 6 कार्बनिक खाद। तो इस प्रकार से ये 6 वर्ग मृदा की पोषकता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इन 6 वर्गों को जैव उर्वरक की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। चलो तो आप प्रत्येक वर्ग का अच्छे से अध्ययन करते हैं, आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 सहजीवी जीवाणु। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु का जो उत्तम उदाहरण माना जाता है वो होता है राइजोबियम जीवाणु। राइबोजियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु मुख्य रूप से दलहनी पादपों की जड़ों में गांठें बना के रहते हैं। इस कारण ये राइजोबियम जीवाणु तथा पादप की मूलों के मध्य सहजीवन का उत्तम उदाहरण माना जाता है। तो चलो अब हम बात करते हैं सहजीवी जीवाणु राइजोबियम के बारे में। ये राइजोबियम जीवाणु किस प्रकार से मृदा की पोषकता को बढ़ाने का कार्य करते हैं तथा इनके प्रयोग से किस प्रकार फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, चलो इसे देखते हैं। राइजोबियम जीवाणु मुख्य रूप से दलहनी पादपों की जड़ों में गांठें बनाकर रहते हैं। दलहनी फसलें जैसे चना, मूंग, मोट, अरहर, मसूर आदि पादपों की जड़ों में ये गांठों के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात पादप की जड़ों में ये गांठें बनाकर निवास करते हैं। इस प्रकार से पादप की जड़ों पर छोटी छोटी गांठें दिखाई देती है दलहनी पादपों की जड़ों पर, जिनमें मुख्य रूप से राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते हैं। दलहनी पादप मूल पर गांठें और इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु। अब यहाँ पे देखते हैं मुख्य रूप से जो पादप होते हैं वो वातावरण की नाइट्रोजन को सीधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं। जब नाइट्रोजन के यौगिकों जैसे नाइट्रेट अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है तो पादप परिवर्तित हुई नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। इसी प्रकार राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी पादपों की जड़ों में गांठों के रूप में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित कर उन्हें नाइट्रोजन के यौगिकों जैसे नाइट्रेट व अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित हुई नाइट्रोजन के यौगिकों को पादप मूलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।
इसके साथ साथ ये परिवर्तित नाइट्रोजन पादप मूलों द्वारा अवशोषित हो जाने के पश्चात पादपों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अतिरिक्त ये मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। मृदा में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के साथ साथ यदि किसी दलहनी फसली पादपों में राइजोबियम नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है तो फसल उत्पादन में लगभग 15 से 20% तक वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अतिरिक्त फसली पादपों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने में भी राइजोबियम जीवाणु सहायक होते हैं। तो हम कह सकते हैं सहजीवी जीवाणु राइजोबियम। सहजीवी जीवाणु राइजोबियम मुख्य रूप से दलहनी पादपों की जड़ों में गांठों के रूप में पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित कर उन्हें नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। परिवर्तित हुई नाइट्रोजन के यौगिक जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया का उपयोग पादप मूलों द्वारा कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त ये जीवाणु मृदा में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को निर्मित करने का कार्य भी करते हैं। साथ ही साथ यदि फसलों में राइजोबियम जीवाणु का उपयोग किया जाता है तो फसल उत्पादन में लगभग 15 से 20% तक वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार राइजोबियम जैव उर्वरक मृदा में पोषक तत्व बढ़ाने का कार्य करते हैं। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नंबर 2 असहजीवी जीवाणु के बारे में। असहजीवी जीवाणु भी किस प्रकार से मृदा की पोषक तत्वों को बढ़ाने का कार्य करते हैं, चलो उसका अध्ययन करते हैं। नंबर 2 असहजीवी जीवाणु। मृदा में विभिन्न प्रकार के असहजीवी जीवाणु सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं जैसे एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम आदि। ये सूक्ष्म जीव मृदा में असहजीवी जीवाणु के रूप में उपस्थित होते हैं। ये जीवाणु मुख्य रूप से मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं या नाइट्रोजन के यौगीकरण की क्रिया में सहायक होते हैं। जैसे ही मृदा में नाइट्रोजन का यौगीकरण किया जाता है इन असहजीवी जीवाणुओं द्वारा तो नाइट्रोजन का यौगिक मुख्य रूप से अमोनिया के रूप में हो जाता है। अमोनिया के रूप में इसका यौगीकरण हो जाता है। जब इन जीवाणुओं की मृत्यु हो जाती है अर्थात असहजीवी जीवाणुओं की मृत्यु हो जाती है तो अपघटनकारी जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट एवं नाइट्राइट यौगिकों में बदल देते हैं। जब अमोनिया नाइट्राइट यौगिकों में बदल जाती है तो उसका उपयोग पादप की जड़ों द्वारा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार ये असहजीवी जीवाणु भी नाइट्रोजन यौगीकरण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पादपों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ पादप उत्पादन में भी वृद्धि करते हैं। यदि किसी फसली पादपों में असहजीवी जीवाणु का उपयोग किया जाता है जैसे एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम आदि असहजीवी जीवाणु का उपयोग किया जाता है तो फसली पादपों से लगभग 15 से 20 या इससे अधिक उत्पादन प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से असहजीवी जैव उर्वरक भी मृदा में पोषकता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। चलो अब बात करते हैं नंबर 3 नील हरित शैवाल के बारे में। तीसरा वर्ग नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक का बहुत ही मोस्ट वर्ग है। नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया का उपयोग मुख्य रूप से धान फसलों में किया जाता है। धान पादप
एक ऐसा पादप होता है जो नाइट्रोजन को मुख्य रूप से अमोनिया के रूप में अवशोषित कर पाता है। तो धान पादप में नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को उगाया जाता है, जो कि धान पादपों को नाइट्रोजन को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीव भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण करने का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर उन्हें पादपों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया की विभिन्न जातियां जैसे एनाबीना, एजोला, आदि जातियां। नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया की विभिन्न जातियां जैसे एनाबीना, एजोला आदि जातियों की संरचना में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हीटेरोसिस्ट कहते हैं। हीटेरोसिस्ट कहते हैं। इस हीटेरोसिस्ट संरचना में एक विशेष प्रकार का जीन पाया जाता है जिसे निफ जीन कहते हैं। हेटेरोसिस्ट मुख्य रूप से जनन की इकाई होती है जो कि इन जीवाणुओं में जनन क्रिया को बढ़ावा देती है। इस संरचना में एक निफ जीन पाया जाता है। यह जीन मुख्य रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित कर उन्हें नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। साथ ही साथ दलीय पादपों में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार की खाद्य उपलब्ध कराने का कार्य करता है। तो नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया की विभिन्न जातियां जैसे एनाबीना, एजोला आदि का उपयोग धान फसलों में किया जाता है। ये जातियां धान फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के साथ साथ धान फसलों को कार्बनिक पोषक तत्व भी उपलब्ध कराने का कार्य करती है। आजकल एजोला नामक जाति का उपयोग धान फसलों में अधिक किया जाता है क्योंकि इस जाति में हीटेरोसिस्ट नामक संरचना पाई जाती है जिसमें निफ जीन उपस्थित होता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अधिक मात्रा में स्थिरीकरण कर पाता है जिससे फसली पादपों को नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपलब्ध हो पाती है। धान फसली पादपों में एजोला का उपयोग करने से धान फसली पादपों में लगभग 25 से लेकर 30% तक वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया भी जैव उर्वरक में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलो बात करते हैं नंबर 4 फास्फेट विलयकारी जीवाणु के बारे में। फास्फेट विलयकारी जीवाणु किस प्रकार से जैव उर्वरक में सहयोग प्रदान करते हैं। फास्फेट विलयकारी जीवाणु विभिन्न प्रकार के फास्फेट जीवाणु जैसे बेसिलस कॉमन सा है, सभी एग्जाम्पल में काम आते हैं। फास्फेट विलयकारी जीवाणु जैसे बेसिलस, माइक्रोबैक्टीरिया, स्यूडोमोनास विभिन्न प्रकार के फास्फेट विलयकारी जीवाणु की श्रेणी में आते हैं। ये जीवाणु मृदा में उपस्थित अकार्बनिक पोषक तत्वों को कार्बनिक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। जब मृदा में उपस्थित अकार्बनिक पोषक तत्व कार्बनिक पोषक तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं तो इन कार्बनिक पोषक तत्वों का उपयोग पादपों द्वारा कर लिया जाता है। ये फास्फेट विलयकारी जीवाणु मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करते हैं।
साथ के साथ मृदा में उपस्थित अकार्बनिक पोषक तत्वों को कार्बनिक पोषक तत्वों में बदल देते हैं, जिनका उपयोग पादपों द्वारा कर लिया जाता है। फास्फेट विलयकारी जीवाणुओं के उपयोग से भी पादपों से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नंबर 5 वर्ग के बारे में। 5वां वर्ग अपना कवक मूल संबंध, बहुत ही मोस्ट है, बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। कवक मूल, कवक मूल क्या होते हैं? उच्च पादपों की जड़ों के साथ कवकें सहजीवन रूप में जीवन यापन करती है, अर्थात कवक उच्च पादपों की जड़ों के साथ पाई जाती है, जो कि मृदा से पोषक तत्वों को उपलब्ध कराकर पादप की जड़ों को पहुंचाने का कार्य करती है। उच्च पादपों की जड़ों व कवकों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को कवक मूल संबंध या माइकोराइजा कहते हैं। ये कवक मूल मुख्य रूप से पादप जड़ों पर 2 प्रकार से पाई जाती है। एक तो पादप की बाह्य सतह पर उपस्थित होती है, जिसे कहते हैं बाह्य माइकोराइजा या बाह्य कवक मूल, एक्टोमाइकोराइजा। एक कवक होती है जो इन पादप मूलों के आंतरिक अंगों उत्तकों में रहती है, अपने चुस्कांगों को इनके उत्तकों में प्रवेश करा देती है, उसे कहते हैं एंडोमाइकोराइजा। तो कह सकते हैं कवक मूल संबंध में उच्च पादपों की जड़ों व कवकों के मध्य, उच्च पादपों की जड़ों व कवकों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं। उच्च पादपों की जड़ों के साथ कवक मूल संबंध 2 रूपों में पाया जाता है। नंबर 1 एक्टोमाइकोराइजा, जब कवक मुख्य रूप से पादप मूल की बाह्य सतह पर उपस्थित होती है तो कहलाती है एक्टोमाइकोराइजा या बाह्य कवक मूल। और नंबर 2 एंडोमाइकोराइजा, जब कवक मुख्य रूप से पादप मूल के आंतरिक उत्तकों में रहती है तो उसे हम कहते हैं एंडोमाइकोराइजा। तो इस प्रकार से कवक मूल भी पादपों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने का कार्य करती है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, कार्बनिक खाद। किस प्रकार से कार्बनिक खाद जैव उर्वरक में सम्मिलित हैं। नंबर 6 कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद मुख्य रूप से फसली पादपों में प्रयुक्त की जाने वाली सर्वोत्तम खाद मानी जाती है। इस खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। कार्बनिक खाद के रूप में घरेलू अपशिष्ट से निर्मित गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फसली पादपों की कटाई के पश्चात निर्मित हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस खाद में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो कि मृदा प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण को कम करने का भी कार्य करते हैं। फसलों पादपों में रासायनिक या कृत्रिम उपायों को समावेशित किए बिना कार्बनिक खादों का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, जिससे मृदा की पोषक धारण क्षमता, जल धारण क्षमता में वृद्धि तो होती है, इसके साथ साथ मृदा में पोषक तत्व लंबे समय तक भी बने रहते हैं। पादपों से अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को पादपों से अधिक मात्रा में उत्पादन को प्राप्त किया जा सकता है
इस प्रकार से कार्बनिक खादों का उपयोग मुख्य रूप से जैविक खाद के रूप में किया जाता है। आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित नए पॉइंटों के बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए आप लगातार हमारे इस चैनल को देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।